हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी तक हम जेल प्रहरी के 6 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 30 सितंबर 2018 को जो पेपर आया था जेल प्रहरी का, उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 30 सितंबर 2018 को जो पेपर आया था उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्यास 12+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आपको क्या ज्ञात करनी है? आपको व्यास दिया है एक वृत्त का, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्यास होता क्या है। तो वृत्त में उसके केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है बच्चों। ठीक, ये हम त्रिज्या के बारे में पहले पेपरों में भी डिस्कशन किया है हमने। और त्रिज्या का अगर दुगना कर देते हैं, मतलब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, मतलब एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। व्यास कैसा होता है? व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है बच्चों? दोगुना होता है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि भाई कि डी जो है डायमीटर, वो क्या होता है? 2 इंटू आर होता है। तो अब आपको देखिए क्या दिया है, एक वृत्त का व्यास दिया है जो कितना है? 4l+2 है। वृत्त का व्यास कितना है? 4l+2 है। और आपसे पूछ क्या रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या आपको निकालनी हो तो क्या कर दोगे? आप व्यास को आधा कर दोगे। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, आपको व्यास कितना है दिया है? डी की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है 4l+2। ये आपको क्या दिया है? व्यास दिया है। डी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 4l+2 और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ऊपर से क्या आ रहा है? ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2l+1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 2l+1। क्लियर? 2l+1 आपका आंसर है। लेकिन देखिए आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है 2l+1, यानी कि अपॉन के फॉर्म में ही दिया है इन्होंने कहाँ छोड़ दिया? केवल यहाँ तक। तो आपको ये चीज़ भी समझनी है बच्चों कि ऑप्शन किस तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं? 4l+2/2। तो ये मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने, डिवाइड भी नहीं किया। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर है। तो यदि वो सॉल्व करके दे देंगे तो आपको एक स्टेप और जाना है, 2 कॉमन लेना है और 2 से डिवाइड करना है। तो फिर उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2l+2 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने डिवाइड नहीं किया उसको, केवल 4l+2/2 कर दिया। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये जाती है कि अगर उन्होंने क्या दिया? ए की वर्तमान उम्र का किससे अनुपात दिया है? वर्तमान का अनुपात दिया है उन्होंने किससे? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद जो ए की उम्र होगी उसका अनुपात दिया है। ठीक है, ए की वर्तमान उम्र का 10 वर्ष बाद की उम्र से अनुपात कितना दिया है आपको? 4:5 दिया है। ठीक, और ये दोनों ही किसकी हैं? केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति ए की उम्र की बात कर रहे हैं। तो ए की वर्तमान में उम्र और उसका किससे अनुपात है? 10 वर्ष बाद जो उम्र होगी उनका अनुपात दिया है। जैसे हम आपसे बोलें कि आपकी उम्र आज 10 वर्ष है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी? तो आप बोलेंगे 10 वर्ष और बढ़ जाएगी। तो 10 वर्ष आप जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी बच्चों? तो 10 वर्ष बाद आपकी अभी वर्तमान में कितनी है? 10, और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20। तो अनुपात क्या बनेगा आपका? आपकी उम्र का अनुपात बनेगा 1:2। तो यही चीज़ आपको दे रखी है। आपको क्या दे रखा है? आपकी वर्तमान उम्र का, यानी कि ए की वर्तमान उम्र का उसकी 10 वर्ष बाद की उम्र से अनुपात दे रखा है। ठीक है, वो कितना है? 4:5। तो अब आप देखिए आप क्या करेंगे इस केस में? आप मानेंगे, आप बोलेंगे कि ए की वर्तमान उम्र, आप क्या करेंगे? वर्तमान उम्र मानेंगे, वर्तमान उम्र को मानेंगे। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 4x। आप इस तरीके से कुछ करेंगे। और ए की 10 वर्ष बाद उम्र मानेंगे आप क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद ए की उम्र मानेंगे आप। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उम्र? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 5x। अब आप बताइए अगर हम 5x में से 4x माइनस कर दें तो बताइए क्या निकलेगा? 10 निकलेगा कि नहीं? देखिए ये 10 वर्ष बाद की उम्र कितनी थी? 20 थी।
और वर्तमान उम्र कितनी थी, 10 थी। तो अगर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो यानी कि जो इनका अंतर है 10 वर्ष का वो निकल के आ जाएगा। तो ये 10 वर्ष बाद की उम्र है और ये वर्तमान उम्र है, तो अगर इनका अंतर निकालते हैं यानी कि 4x को किस में से माइनस करते हैं, 5x में से माइनस करते हैं। 4x को किस में से माइनस करते हैं, 5x में से, तो बराबर किसके आएगा, 10 वर्ष के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष। अब x की वैल्यू 10 वर्ष आ गई तो हमें क्या निकालना है, एक ही वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र हमने कितनी मानी थी, 4x। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों तरफ आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष। तो अब आप देखिए ए वर्तमान में कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस आंसर पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे। बात समझिए, ये तो ट्रेडिशनली हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को इतना नहीं करना है आपको। आपको पेपर में कैसे करना है भाई, ये वर्तमान उम्र है, ये प्रेजेंट में उम्र है, और ये 10 वर्ष बाद की उम्र है। ये कब की है, 10 वर्ष बाद की उम्र है। ठीक, तो अगर वर्तमान उम्र को 10 वर्ष बाद की उम्र में से घटा देते हैं तो दोनों का अंतर निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि ए वर्तमान में यदि 4 यूनिट का है तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 5 यूनिट का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए इधर ही खत्म। इनमें कितने का अंतर है, इनमें 1 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, 10 वर्ष के बराबर कर देंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है, एक ही उम्र, वर्तमान उम्र कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष या 40 ईयर। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ये आपको ट्रेडिशनली समझने के लिए था। ठीक है, तो क्लियर है बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बड़े बच्चों, यहाँ पर लिखा है घटाएं, यानी कि -95 में से प्लस का 103 आपको घटाना है। अब आप ये देखिए कि अपन ने इससे पहले जो 6 पेपरों का सॉल्यूशन किया, उन सारे 6 पेपरों के क्वेश्चन और लगभग ये 7वां पेपर आपका जो है एक जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई नहीं है। सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, सारे बेसिक कैलकुलेशंस आपसे पूछी गई हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपसे कोई भी पेपर टफ नहीं पूछा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक, अगर हम 30 सितंबर के पेपर की बात करें, 3 अक्टूबर के पेपर की बात करें, 29 सितंबर के पेपर की बात करें, तो जितने भी जो पेपर आए हैं अलग अलग डेटों में, उनमें सब में सिमिलर क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, बस उनका डेटा बदल दिया गया और सिमिलर क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, डेटा तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि -95 में से 103 घटाएं, -95 में से 103 घटाएं। तो बात ये हो रही है बच्चों कि अगर आप एक माइनस की संख्या में से क्या करते हैं, घटाते हैं, कौन सी संख्या, माइनस की, तो अब आपको पता है कि माइनस और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो फाइनली आप घटाना है तो आपका क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर लिखा है कि 95 माइनस का है और उसमें से घटाना क्या है, प्लस का। अगर माइनस में से माइनस घटाते हैं तो प्लस होता है, लेकिन अगर आप माइनस में से क्या घटाना है, आपको प्लस का घटाना है, तो उस केस में क्या होगा, माइनस ही होगा। उस केस में क्या होगा, माइनस ही होगा। तो देखिए -95 में से आपको घटाना क्या है, 103 प्लस का। ठीक है ना, 103 प्लस का आपको घटाना है। तो चलिए घटा देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। -95 में से घटाएंगे आप कितना, 103। तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। ठीक है, प्लस का था तो माइनस का हो गया। इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है, आप जानते हैं माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। अगर माइनस माइनस आप क्या कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 8, 1, 9 और 1, और किसका, माइनस का। माइनस का 198 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस का 198 आंसर कहाँ दिया है, तो माइनस का 198 आपको ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ बोल रहे हैं यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण, ये पुल कर लेना बच्चों, पल नहीं है यहाँ पर, पुल का निर्माण। 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। 20 पुरुष एक पुल का निर्माण कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में कर रहे हैं। तो ऐसे 2 पुलों का निर्माण करने के लिए 32 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। तो आप याद कीजिए, आपको पिछले पेपरों में हमने सॉल्व कराया, आपको बताया था M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू क्या होता है, M2
D2H2 अपॉन W2। ठीक है, MDH मसाले जिसको बोलते हैं, ये MDH मसालों के नाम से हम इसको याद करते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है आपको, M1 की वैल्यू कितनी दी है। तो अगर हम M1 की वैल्यू की बात करें तो कितनी दी है, 20 पुरुष। कितने पुरुष हैं, 20 पुरुष हैं। अच्छा, कितने दिन में निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण के लिए देखिए आपको कितने दिन दिए हैं। तो D1 की वैल्यू की अगर बात करें तो D1 आपको कितना दिया है, 24 दिन में निर्माण करते हैं। किसका, एक पुल का। तो आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो 20 पुरुष काम कर रहे हैं वो 20 पुरुष क्या हैं, उसमें से प्रत्येक पुरुष की क्षमता कैसी है बच्चों, बराबर है। तो अगर एक पुरुष की क्षमता अगर हम 1 यूनिट या m यूनिट मान लेते हैं तो 20 पुरुषों की क्षमता क्या हो जाएगी, 20 m हो जाएगी। उन्होंने एक दिन में कितना, 20 m काम किया, तो कितने 24 दिन में कितना करेंगे, 20 m × 24। तो वहाँ क्या होता है, जो हम अगले 32 पुरुषों से काम कराना चाह रहे हैं, ये जो अगले 32 पुरुष हैं इनकी भी क्षमता क्या है, उन 20 के बराबर होगी। मतलब कैसे, जो उन 20 में से प्रत्येक की जो क्षमता m थी, इसी प्रकार इन 32 में भी प्रत्येक की क्षमता क्या होगी, m होगी। ठीक, तो आप ऐसे अगर करेंगे तो m लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट जाता है, आपको पिछली क्लास में बताया है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुषों की संख्या और दिनों का मल्टीप्लाई क्या बनता है, कार्य। तो हम क्या कर देंगे, M1 × D1, और ये क्या बन जाएगा आपका कार्य, मतलब एक पुल जो उन्होंने कार्य किए W1, ये उन्होंने क्या किया, वर्क किया, ये बन गया कार्य। ठीक, अब बात क्या हो रही है कि इससे दुगना कार्य। तो पहले तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 20 × 24, ये वाला कार्य किया कितने, 20 पुरुषों ने कितने, 24 दिनों में। अब बोल रहे हैं कि इससे दुगना पुल, मतलब 2 पुलों को बनवाना है और 32 पुरुषों को आपको काम पे लगाना है। तो देखिए आपकी अगर हम बात करें M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है आपके पास 32, लेकिन D2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। D2 की वैल्यू क्या करनी है, आपको निकालनी है। अब इसके अलावा आपसे बोला जाए कि W2 क्या है, तो अब आप कहेंगे W2 क्या है, जो वर्क है वो पहले वाले वर्क का दुगना है। W2 क्या है, 2 × W1 है। W2 क्या है, 2 × W1 है। तो चलिए देख लेते हैं। अब अगर हम इन चीज़ों को इस पर पुट करते हैं तो देखिए ये W1 बनाता है, तो W1 तो अपॉन में चला जाता है, रेशियो तैयार हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि 20 × 24, ये W1 की वैल्यू है, तो इसका दुगना कार्य कराना है आपको, तो दुगना कार्य हो गया। ये वाला कार्य किससे कराना है, यानी कि ये W2 आपका आ गया। ये क्या आ गया, W2। भाई W1 की वैल्यू हो गई तो ये क्या आ गया आपका, W2 आ गया। अभी W2 कार्य कराना है किससे, 32 पुरुषों से। कितने दिन में करेंगे, तो दिन यानी कि आपके D2 थे, तो D2 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या का जो गुणनफल होता है वही वर्क होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से हमने वर्क निकाल लिया। वर्क कैसा हुआ, 20 × 24, यानी कि ये W1 हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि 32 पुरुष ऐसे 2 पुल कितने दिनों में बनाएंगे, तो दिनों की संख्या हमें निकालनी है, 32 पुरुष हैं और W1 का दुगना वर्क करना है। तो W1 तो हमें मिल गया, आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या का गुणनफल, उसका दुगना कर दिया तो W2 मिल गया। अब W2 किसके बराबर होगा, तो देखिए जो W2 है वो किसके बराबर होगा, M2 × D2 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, M2 × D2 के बराबर होगा। तो M2 की वैल्यू 32 है, D2 आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 16 बार। ठीक है, अब 4 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 6 बार। ठीक, 4 से ये कट जाएगा 6 बार, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 30। तो अगर हम D2 की वैल्यू की बात करें तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर 30 दिन में 32 पुरुष ऐसे 2 पुल बना लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आदमियों की संख्या का हम दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं, आदमियों की संख्या का हम दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वर्क बनता है, कार्य बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। देखिए कहने का मतलब ये है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो ये तो आपको कितनी दी, 4 सेंटीमीटर भुजा दी है।
भुजा वाले प्रत्येक 3 घन, कितने घन है? 3 घन है, ठीक। प्रत्येक कितने घन है? 3 घन है। तो देखिए कल हमने एक पेपर सॉल्व किया था, वहाँ घन और घनाभ दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण का हमने फॉर्मूला याद किया था, ठीक। तो अब आप देखिए उसी चीज़ का यहाँ इस्तेमाल होना है, अपन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें आपसे कि घन, हम किसकी बात करें? घन की। तो घन की बात करें तो घन का आयतन कितना होता है? तो घन का आयतन क्या होता है यहाँ पर? भुजा की घात 3 यानी कि a क्यों। अगर घन की भुजा हम कितनी मान रहे हैं? अगर हम घन की भुजा मान रहे हैं यहाँ पर a, तो घन का आयतन कितना होता है? a क्यों। घन का अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। और अगर हम घन के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है a√3। घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। ये आपका घन का विकर्ण होता है। इसी के विपरीत अगर हम किसकी बात करें? घनाभ की। घनाभ मतलब क्यूबॉइड कहलाता है और घन मतलब क्यूब कहलाता है। अगर हम घनाभ की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? घनाभ की। तो देखिए घनाभ में आयतन कितना होता है? तो घनाभ के आयतन की अगर बात करें तो घनाभ का आयतन होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। ये घनाभ का आयतन होता है, क्योंकि घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? L होती है, B होती है और H होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 3 भुजाएं होती हैं घनाभ में। अगर हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय यानी टोटल सरफेस एरिया कहलाता है ये। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं? घनाभ के। तो क्या होता है ये? 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब अगर हम इसके विकर्ण की बात करें कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विकर्ण इसका होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? L² प्लस B² प्लस H²। ये कहलाता है घनाभ का विकर्ण। क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। तो ये तो अभी हमने क्या किया? तीनों फॉर्मूलों का रिवीजन कर लिया। क्या कर लिया? तीनों फॉर्मूलाओं का रिवीजन कर लिया। अब आप देखिए ये हमारे हो गए। अब इसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं। घन क्या होता है? तो देखिए घन क्या होता है? वर्ग से मिलकर बनने वाली आकृति को हम घन कहते हैं। वर्ग से मिलकर जो आकृति बनती है वो घन कहलाती है। इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर। तो इस टाइप का कुछ घन होता है, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? यानी कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबकी बात करें वो क्या होती है? आपकी a होती है। इसके विपरीत अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ क्या होता है? आयत और वर्ग दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है या पर्टिकुलर आयत से ही मिलकर बन सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ये क्या है? आपका घनाभ है, ठीक है। ये क्या है? घनाभ है। इसमें लंबाई की अगर बात करें तो L होती है, चौड़ाई की अगर बात करें तो B होती है और ऊंचाई की अगर बात करें तो H होती है। तो जहां आपको क्वेश्चन में L, B, H यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हो तो समझ जाना कि वो क्या है? घनाभ है। और जहां केवल एक ही भुजा दी हो तो समझ जाना वो क्या है? घन है, ठीक है। चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहा है। बोले 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन, मतलब 3 घन है किस टाइप के? 4 सेंटीमीटर की भुजा के, मतलब प्रत्येक की सभी भुजाएं बराबर होगी। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है? 3 घन है। एक की भुजा 4 सेंटीमीटर है, फिर ऐसा ही एक और है, उसकी भी भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर बराबर आकार के हैं। इधर डायग्राम पे मत जाना कि छोटा बड़ा हो जाए तो, ठीक है। कहोगे सर ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये क्या है? सभी के सभी बराबर हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है बच्चों? 3 घन है। प्रत्येक की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन को समझना कि 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन को, प्रत्येक 3 घन एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घनाभ से जुड़े हुए का मतलब ऐसा है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इनको तीनों को सटा के रख दें, इन तीनों को क्या करें? चिपका के रख दें। इस तरीके से अगर रख दें तो बताना है आपको, इस तरीके से अगर रख देते हैं तो फिर आपको बताना है कि क्या कंडीशन होगी। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से सटा के रखना है इनको। चलिए तो रख देते हैं इनको लगा के। किस तरीके से लगेंगे ये?
कुछ इस तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, आपस में मिला के हमने इनको रखते जा रहे हैं। ठीक, देखिए 2 जुड़ गए हैं। अब तीसरे को जोड़ना है तो तीसरे को भी ऐसे ही जोड़ देंगे। देखिए तीनों को जोड़ दिया और सबकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस घनाभ से सटा के रखें, मतलब इसके पीछे एक घनाभ है, मतलब इतने ही साइज का क्या है, इसके पीछे एक घनाभ है। तो कैसा घनाभ है, वो ऐसा लंबा घनाभ है, उससे इसको सटा के रखा गया है तीनों को। तो अब वो पीछे की तरफ नहीं बना सकते, बोर्ड में समझ सकते हैं आप। तो इस चीज़ को आप देखिए, ऐसा एक घनाभ है, उसके पीछे इनको सटा के रखा गया है। ठीक है, घनाभ के पीछे, तो ये घनाभ है, इसके जस्ट पीछे सटा के रखा गया है। तो अगर हम घनाभ की बात करें कि घनाभ की लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, भाई हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनके तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका अनुपात निकालना है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, वो क्या होता है, 2LB + BH + HL होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का होता है 6a²। देखिए हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ सीख ली। घन का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6a²। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + HL BH + HL, ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये दोनों चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, भाई हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए घनाभ की। ठीक, और इसके विपरीत हमें इसकी घन की भुजा चाहिए, वो तो हमारे पास है ही। तो यहाँ पर 3 घन आपके पास है, तो तीनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक का तो होता है 6a², तो 3 का कितना हो जाएगा, 18a²। ठीक है, तो यहाँ पर हम घनाभ की और घन की दोनों की अगर बात करें तो घन यहाँ पर 3 है, कितने हैं, 3 घन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब ये घनाभ से सटाकर अगर ये 3 को रखा गया है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी 4 + 4 + 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई लेकिन कितनी है, चौड़ाई इसकी कितनी है, 4 ही है। चौड़ाई कितनी है, 4 ही सेंटीमीटर है। और ऊंचाई भी कितनी है इस घनाभ की, इस घनाभ की ऊंचाई की अगर बात करें तो ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से सटा के रखे गए। तो यानी कि लंबाई केवल 12 है घनाभ की, और लंबाई चौड़ाई कैसी है, तो चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है, 4-4 सेंटीमीटर। ये भी हम कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 3 घनों को जोड़कर हमने क्या बनाया, एक घनाभ बनाया। तो जो घनाभ बना उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखिए एक एक करके निकालते हैं। पहले हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चों, तो ये होता है 2LB + BH + HL। ये कितना होता है, 2LB + BH + HL। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें L की, L तो कितना है 12, B भी कितना है 4 और H कितना है 4। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर। तो 2L की वैल्यू 12, B की वैल्यू 4 + 4 × 4 + 4 × 12। ठीक है, ये आप देखिए। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, और 4 चौको 16, 96 में आप 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 102, 112, और 112 का दुगना करेंगे तो 112 का दुगना कितना हो जाएगा 224। तो ये तो आ गया आपका 224 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर²। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। समझ लेना, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अब आपको भुजा कितनी दी है 4, तो आप यहाँ 4 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा 6 × 16, 16 छिक्का कितना हो जाएगा 96, तो ये आपका हो गया 16 छिक्के 96। ठीक है, तो घन में क्या निकल कर आ गया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया आपका 16 छिक्के 96। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आ गया 16 छिक्के 96। तो लेकिन ये एक का आया, और हमारे पास कितने घन थे बच्चों, हमारे पास थे 3 घन, 1 2 3 घन थे। तो तीनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब अगर मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिखना है तो बस आप इसको लिख लीजिए नीचे, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब 112 दूनी 224 आया था, ठीक है। अब देखिए आपको अनुपात तैयार करना है, तो अनुपात तैयार करोगे तो किससे निकालना है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि 224 का आपको किससे निकालना है, 96 इंटू 3 से। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 6 18 की 8 हासिल 1, 9 27 और 1 28, 6 18 की 8 हासिल 1, 9 27 और 1 28, तो ये 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अनुपात किसका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो वो कितना है 224 है, और घन का कितना है 228 है। तो इनको कैंसिल करिए, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, ठीक। अब ये 4 से कैंसिल होगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब ये 56 है तो ये 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56 और ये हो जाएगा 8 नाम 72। तो 7:9 का अनुपात आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 7:9 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 7:9 आपको दिया है ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चीज़ों को समझना है, देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा है घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन आपको ऐसे भी चेंज करके दे सकते हैं कि 3 घनों को जोड़कर हमने घनाभ बनाया, तो जो घनाभ बनाया उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो हमें बात समझ में आ गई कि अगर आप इन तीनों को जोड़ के क्या करते हैं, घनाभ बनाते हैं, तो उस घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 4 + 4 + 4 यानी कि 12 हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या रहेंगी, 4 और 4 रहेंगी। अब हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + HL होता है। तो जहाँ अगर L की बात करें कितना है 12, B की बात करें तो 4 और H की बात करें तो कितना 4। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, कितना आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया बच्चों 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल कर आ गया, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें क्या निकालना था, 3 हमारे पास घन थे, तीनों घन के कुल, क्वेश्चन में क्या लिखा है, तीनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई वो होता है 6a स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ पर क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 छक्के कितना होता है 96। तो ये तो आ गया था आपका एक घन का, लेकिन हमारे पास कितने घन है 3, तो 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 288 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपके तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से घन के यानी कि तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। अनुपात निकाला 7:9, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया आपने कितनी आसानी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से समान है। आपके पास 4 संख्याएं दी हैं, उनमें से 3 क्या है निश्चित रूप से समान है एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं। इसलिए क्या बनाती है, एक समूह बनाती हैं। तो निम्नलिखित में से वह कौन है जो उस समूह में संबंधित नहीं है, जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर जैसे हम आपसे बोलें कि हमने आपको 4 संख्याएं दी, 2, 3, 5 और 9। अब हम आपसे बोलें कि आपके पास 4 संख्याएं हैं और उसमें से 3 क्या हैं किसी तरह से समान है, 3 क्या हैं किसी प्रकार से समान है और एक समूह बनाती हैं। और आपसे पूछा जाएगा बताइए वो चौथी कौन सी है जो इनमें नहीं आती। तो आप देखिए ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि 2 क्या है आपकी अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है अभाज्य संख्या। तो ये तीनों तो क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। भाई हमने देखा अगर ये 4 एक अलग एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो 3 क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या हो गई और 1 क्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक तो ये आपकी हो गई ये भाज्य संख्या हो गई। तो ये भाज्य और अभाज्य के आधार पर अलग हो गई, एक तरीका तो ये। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो चौथी संख्या है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि 3 का वर्ग है और बाकी कोई भी जो तीनों है में से कोई भी वर्ग नहीं है। तो एक इस आधार पर भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है कि 3 तो वर्ग नहीं है लेकिन चौथी आपकी वर्ग संख्या है। तो अब ऐसी कुछ प्रॉपर्टी इसमें लग रही होगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हम देखें कि ये 21 है, ये 7 का मल्टीपल होता है, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल। मतलब अगर हम 21 में 7 से भाग दें तो पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0। 35 में भी 7 से भाग दें तो भाग चला जाएगा। 49 में 7 से भाग दें तो इसमें भी भाग चला जाएगा और 63 में 7 से भाग दें तो इसमें भी भाग चला जाएगा। तो इस आधार पर तो ये चारों कैसी हैं, समान है।
कि अगर हम ये देखें कि इन चारों संख्याओं में क्या है 7 से भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भाग जा रहा है, और इस आधार पर ये क्या है चारों समान है। लेकिन इन्होंने बोला है कि 4 में से 3 क्या है समान है, एक अलग है। अब 4 में से 3 समान है और एक अलग है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। अब थोड़ा आप 49 को देखिए। 49 जो संख्या है वो क्या है 7 का वर्ग है। 49 क्या है 7 का वर्ग है। बाकी कोई भी संख्या क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 49 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि भाई ये 7 से तो सब में से मैं भाग जा रहा, तो इस आधार पर तो हम अलग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमने देखा कि 49 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 49 वर्ग है 7 का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। बाकी कोई संख्या वर्ग है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को चेक करना है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो सर इसमें 5 से भाग जा रहा है बाकी किसी में नहीं जा रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है कि भाई 7 से भाग की अगर कंडीशन आप लगा रहे थे तो आपको ये भी देखना है कि वर्ग पूर्ण वर्ग तो नहीं है। तो सबसे पहले वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या चेक कर लिया करो, वर्ग है कि घन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 49 यानी कि डी। क्लियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।